जय हिंद। एग्जाम ट्रैक कृष्णा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जो भी भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग इस वीडियो को देखिए, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पीछे 2 वीडियो बना दिए हैं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। 1 से 180 क्वेश्चन तक बता दिए हैं। 180 क्वेश्चन के बाद बताएंगे वही क्वेश्चन हम बताते हैं जो एग्ज़ाम में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सभी प्रीवियस ईयर है जो कि बिहार पुलिस में पूछा गया है। बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार पुलिस ड्राइवर, सभी में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। बीपीएससी हर एक में आया हुआ है। जीके जीएस चेंज नहीं होता है, आप लोग को पता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप देखते हैं तो इसको अच्छा से शुरू से लास्ट तक देखिए और इसको कॉपी में नोट्स करते जाइए। जो आपका आने वाला एग्जाम है बिहार पुलिस ड्राइवर का या बिहार पुलिस का या बिहार एसआई का, सभी में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं आगे। 180 तक बता दिए थे, ठीक है। 180 के बाद चलिए हम लोग पढ़ते हैं 181 से। मनुष्य के हृदय कितने कोष्ठ के होते हैं? 4 कोष्ठ के होते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भाग यहाँ है, शरीर के भार के 10% होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। मानव शरीर में क्या पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन कारण ही हम लोग जिंदा है। मनुष्य के शरीर में जल 65 से 80% जल होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, 98 फ़ारेनहाइट और 310 के होता है। तो ये याद रखिएगा, किसी एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग पहचान जाइएगा। फ़ारेनहाइट में पूछा है या के में पूछा है या सेल्सियस में पूछा है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती है? तो 31 जोड़ी। मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएँ निकलती है। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की खोज किसने किया था? वाल्डेयर ने किए थे। गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमैटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 यानी 23 जोड़ी होता है। लिंग निर्धारण होता है पुरुषों के क्रोमोसोम से। किसके? पुरुषों के क्रोमोसोम से लिंग का निर्धारण होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका है, ठीक है। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी नहीं होगा, सबसे छोटी कोशिका तो माइक्रोप्लाज्मा होगी। सबसे लंबी कोशिका होगा तंत्रिका तंत्र, यानी कि तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी कोशिका होता है। और सबसे बड़ा कोशिका बोलेगा तो शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच के अंडे का कोशिका सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटा में माइक्रोप्लाज्मा का, सबसे लंबा तंत्रिका तंत्र के और सबसे बड़ा किसका? शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। और तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? डीएनए है। कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक। ये सभी आपके आने वाले सभी एग्जाम में पूछा जाएगा। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग यदि वीडियो देखते हैं तो अच्छा से देखिए और इसको नोट्स करते जाइए। कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र क्या है? कोशिका के भीतर श्वसन केंद्र किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में। समसूत्री विभाजन किस में होता है? तो कायिक कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन लिंगी जनन करने वाले जीवों में होता है। अर्धसूत्री विभाजन लिंगी जनन करने वाले जीवों में होता है। अमरूद, अंगूर, शरीफा एवं टमाटर खाने योग्य भाग क्या है? फलभृति, यानी कि अमरूद क्या हम खाते हैं? फल खाते हैं। छिलते हैं उसको? नहीं। बहुत लोग तो अंगूरों को छिल के खाता है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अंगूर, अमरूद, शरीफा, टमाटर, ये सभी क्या है? उसका फल हम खाते हैं। आम, पपीता, बेर के खाने योग्य भाग मध्य फलभृति। देखते हैं आम के छील करके बीच वाला भाग खाते हैं, बीच वाला भाग खाते हैं। पपीता के बीच वाला भाग खाते हैं, ऊपर भी छील देते हैं, उसके अंदर में बीज होता है और बीच वाला भाग को खा जाते हैं। बेर का भी क्या करते हैं? बीच वाला भाग खाते हैं। तो ये सब में मध्य फलभृति होता है। फूल गोभी के खाने योग्य भाग क्या है? पुष्प, यानी कि जो फूल होता है फूल गोभी का, उसको हम खाते हैं। हल्दी में पीला रंग कुकुमीन के कारण हल्दी का पीला रंग होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। अदरक एवं आलू के खाने योग्य भाग तना। तो ये पूछ देता है एग्जाम में कि आलू क्या है? तो आलू क्या है? तो ये तना है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? लैक्टोज है। सबसे लंबा कृमि टेप वर्म का होता है। किसका होता है? टेप वर्म का होता है। दूध से क्रीम निकालने
पर दूध का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। जब दूध से क्रीम निकालते हैं तो दूध का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। कपड़े सुखाने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो अपकेंद्रीय, यानी अपकेंद्रीय मतलब कि अप यानी कि अंदर की तरफ लगता है, अभिकेंद्रीय मतलब बाहर की तरह। कपड़ा सुखाने वाला मशीन अपकेंद्रीय यानी कि देखते हैं बाहर ठोकता है, और अभिकेंद्रीय मतलब अंदर ठोकता है। अंदर तो उसका उदाहरण क्या हो गया आपका, जैसे कि ये देखिए क्या कहते हैं, कपड़ा सुखाने की मशीन अपकेंद्रीय हो गया, और दूध से मक्खन निकालने वाला वो अभिकेंद्रीय हो गया। दूध से मक्खन निकालने वाला और कपड़ा सुखाने वाला ये क्या हो गया, अपकेंद्रीय हो गया। और अभिकेंद्रीय का उदाहरण आपका हो गया एग्जाम्पल में, जैसे मौत की कुआं क्या है, अभिकेंद्रीय का उदाहरण हो गया। अपकेंद्रीय का दूध से मक्खन निकालने का मशीन और कपड़ा सुखाने का मशीन, ये दोनों अपकेंद्रीय बल पे काम करता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है। जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व अधिकतम कहाँ होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है। कुल रंग नीला मतलब कि मूल जो रंग मूल याद रखिएगा, मूल रंग कौन कौन सा, यानी कि बेसिक कलर कौन है, लाल, हरा और नीला, इसी से सभी रंग बनता है। नेचुरल कलर यही होता है। इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण क्या होता है, इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है, तो हरा रंग होता है, याद रखिएगा। इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, और बीच में हरा रंग होता है। प्रकाश रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा, प्रकाश रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। ठीक, वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण। वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण की होती है, तो गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। पराबैंगनी किरण की खोज किसने किया था, रिटर ने किया था। पराबैंगनी किरण की खोज किसने किया, रिटर ने किया था। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। सबसे अधिक परिकिरण किसका होता है, बैगनी रंग का होता है। परिकिरण सबसे कम लाल रंग का होता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल रंग का होगा तो परिकिरण सबसे कम होगा, और तरंगदैर्घ्य सबसे कम बैगनी रंग का होगा तो परिकिरण सबसे ज़्यादा होगा। प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होता है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। या निर्वात मतलब वैक्यूम, यानी कि जहाँ पे कुछ हवा उवा नहीं जाता, यानी कि एकदम जैसे रूम को बंद कर दीजिए, उसी को निर्वात कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्य के परिकिरण के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किसने किया था, रोमन ने किया था। ये सभी एग्जाम में आपके देखने को मिलेगा। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के परिकिरण के कारण। देखिए एक याद रखिएगा, जहाँ पे आपको ये चीज़ आप दिमाग में बैठाए, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते थे, सभी भूलते हैं ये चीज़। अपवर्तन, परावर्तन और परिकिरण। देखिए परावर्तन में हो गया कोई भी चीज़ जो गया और डायरेक्ट लौट गया, यानी कि वापस लौटने की क्रिया, प्रकाश को वापस लौटने की क्रिया को परावर्तन कहते हैं, यानी गया और लौट गया। और जिसमें रंग आ जाए, रंग उसका मतलब समझ जाइए, वहाँ परिकिरण हो रहा है। जहाँ पे रंग से संबंधित है वहाँ पे परिकिरण हो रहा है, जहाँ पे रंग से संबंधित है वहाँ पे क्या हो रहा है, परिकिरण हो रहा है। और जहाँ पे आपको लगे झूठा है वहाँ पे अपवर्तन हो रहा है। जहाँ पे आपको लग जाएगा झूठा है वहाँ पे क्या होता है, अपवर्तन, अपवर्तन, याद रखिएगा। जैसे कि कोई भी पानी के गिलास में हम सिक्का डालेंगे तो सिक्का क्या होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है, झूठा है, ये क्या है, झूठा है। जब देखते हैं आसमान को देखते हैं, नहीं मृग मरीचिका देखना, यानी कि जब हम लोग धूप में रोड पे चलते हैं तो आगे आपको लगेगा कि आगे ये कुछ चल रहा है या कुछ उड़ रहा है, यानी पानी है। आगे जैसे आप चलेंगे ना तो धूप में देखिएगा, रोड पे लगेगा कि पानी है, तो ये क्या है, एक मिथ है, ये झूठा है, तो यानी कि अपवर्तन कारण ऐसे होता है। परावर्तन समझ गए, प्रकाश जाएगा और लौट जाएगा, उसको परावर्तन। परिकिरण रंग से संबंधित है, और अपवर्तन झूठा, जहाँ आपको झूठा लगे वो अपवर्तन कारण होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। तारे का टिमटिमाना, देखिए प्रकाश का अपवर्तन कारण तारे टिमटिमाता है, क्या है, झूठा है। तारा टिमटिमाता है यार, नहीं टिमटिमाता है, हमको लगता है कि तारे टिमटिमाता है, लेकिन टिमटिमाता ऐसा नहीं है, एकदम झूठ है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है,
रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक, काल्पनिक, उल्टा एवं वस्तु से छोटा कल्पनिक होता है रेटिना पर प्रतिबिंब। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु के बराबर होता है। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? समतल दर्पण। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? समतल दर्पण। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल की तरह। हवा का जो बुलबुला होता है जल में व्यवहार कैसे करता है? अवतल लेंस की तरह। विद्युत फ्यूज, विद्युत फ्यूज किसका किसका बना होता है? तो Sn+Pb, तांबा नहीं, Sn+Pb टीन और रेड, यानी टीन और शीशा का बना होता है। विद्युत फ्यूज कैसा बना होता है? टीन और शीशा का बना होता है। इसी का आपका टांका भी इसी का शीशा और टीन का ही बना होता है। ठीक है। हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब संयुक्त गैस अक्रिय गैस होता है। विद्युत बल्ब में क्या होता है? अक्रिय गैस होता है। अर्गन होता है और नाइट्रोजन होता है। कहीं कहीं आपको मतलब अब अभी जो बॉल ये LED वाला है इसमें नहीं, पहले जो विद्युत बल्ब था उसमें अर्गन होता था। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में कौन सा प्रयुक्त होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफिक में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट का यूज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। फोटोग्राफी में अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का। तेल द्वीप में बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किसके कारण? केशिकत्व के कारण। जो देखते हैं लालटेन में तेल ऊपर चल जाता है। हम लोग बचपन में सोचते थे तेल, अरे यार तेल ऊपर कैसे चल जाता है? तो केशिकत्व के कारण ही ऊपर तेल जाता है, जिससे क्या होता है? लालटेन जलता है या डिबिया जलता है या ये क्या कहते हैं, दीप जलता है। तो सभी क्या है? केशिकत्व के कारण। हीरे का चमकना, हीरा देखिए, फिर आगे रंग के बात, आगे चमकना, कौन चमकता है? रंग ही कोई चमकता है। हीरे का चमकना पूर्णांतरिक परावर्तन है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जैसे कि हीरा पे लाइट पड़ेगा, नहीं परिकीर्णन रंग होता है। हीरा पे जैसे लाइट पड़ेगा तो क्या लगेगा कि हीरा से भी लाइट हम लोग की तरफ आ रहा है, तो पूर्णांतरिक परावर्तन हो गया। मृग मरीचिका का बनना पूर्णांतरिक परावर्तन हो गया। मृग मरीचिका का बनना पूर्णांतरिक परावर्तन हो गया। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना होता है? 3600 किलोमीटर होता है। भू स्थिर ऊंचाई कितना होता है उपग्रह की? 3600 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। रॉकेट का प्रणोदक संवेग संरक्षण पर आधारित है। रॉकेट जो उड़ता है किस पे आधारित है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को दूर कर किया जाता है अवतल लेंस से। मायोपिया को कैसे दूर किया जाता है? अवतल लेंस से मायोपिया को दूर किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष हाइपर माइट्रोपिया को कैसे दूर किया जाता है? तो उसको उत्तल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है। अवतल लेंस यानी कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु आपको दिखेगा, जो दोष है उसका उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु आपको दिखेगा, दूर की वस्तु नहीं दिखेगा, इसको निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि दोष मतलब कि दूर की वस्तु आपको दिखेगा, निकट की वस्तु नहीं दिखेगा, तो कौन सा लेंस यूज करेंगे? तो उत्तल लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, फोकस दूरी कम हो जाना, ये सभी है। दीर्घ दृष्टि यानी कि दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, ये पूछता है, ये याद रखिएगा, ये जो इंग्लिश में दिया है ये, क्योंकि आप उस निकट और दूर सब याद रखता है। इसको मायोपिया कहते हैं निकट दृष्टि को, और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे काम करता है, ये याद रखना है आपको। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर काम करता है। ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव में गैस कौन सा होता है? CO2 होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सा गैस होता है? CO2 होता है। दाढ़ी जो हम लोग सेविंग करवाते हैं तो कौन सा दर्पण का यूज होता है? अवतल दर्पण। आँख नाक व कान की जांच में प्रयुक्त अवतल दर्पण होता है। आँख नाक कान की में प्रयुक्त होता है, जो जांच करते हैं उसमें कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण का। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन का। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु क्या है? ब्रोमीन है। और धातु बोलेगा तो पारा है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु क्या है? ब्रोमीन है। और धातु जब बोलेगा तो धातु पारा हो जाएगा। विद्युत धारा मापी जाती है किससे? आमीटर से। विद्युत धारा किससे मापी जाती है? आमीटर से मापी जाती है। काज, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सभी क्या है? अदिश राशि है। क्या है? ये सभी अदिश राशि है।
देखिए एक सिंपल याद रखना है, जिसके आगे वो आ गया ना, वो सभी सदिश है, वो सभी सदिश है। एगो विद्युत धारा अपवाद में आ जाता है, वो अदिश विद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है। और उसके विद्युत धारा के छोड़ करके जितने भी वो हो जाएगा, देखिए त्वरण में वो आ रहा है, बल में वो आ रहा है, विस्थापन में वो आ रहा है, संवेग में वो आ रहा है, ये सभी सदिश राशि है। जिसके आगे वो आ जाएगा वो सभी सदिश राशि है, एक विद्युत धारा को छोड़ करके। कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सभी अदिश राशि है। त्वरण, बल, विस्थापन सब सदिश राशि है, यानी कि विद्युत धारा भी क्या है, अदिश राशि है। वो जिसमें आ जाए वो सभी सदिश राशि है। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। तत्व का सबसे छोटा भाग क्या होता है, परमाणु होता है। तत्व का सबसे छोटा भाग क्या होता है, परमाणु होता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा भाग अणु होता है। तत्व का सबसे छोटा भाग परमाणु होता है और रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा भाग क्या होता है, अणु होता है। क्या होता है, अणु होता है। परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन के चैडविक खोज किए थे, इलेक्ट्रॉन का आपका जो थे थॉमसन, प्रोटॉन के चैडविक और न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक और प्रोटॉन के रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन दिया जाता है। एक आपका जैसे कि ट्रिक है, ईट पर नाच। ईट, देखिए ईट, ई से इलेक्ट्रॉन, टॉ से थॉमसन, पर यानी कि प्रोटॉन तो रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, और नाच तो नौ से न्यूट्रॉन चैडविक। ठीक है, ये याद रखिएगा। ईट पर नाच यानी कि ई से इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प से आपका प्रोटॉन रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, और नौ से न्यूट्रॉन, मतलब न्यूट्रॉन खोज चैडविक किए थे। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋण आवेशित होता है। प्रोटॉन धन आवेशित होता है और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, यानी कि न्यूट्रॉन में कोई न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल यानी कोई आवेश उस पर नहीं होता है। पॉजिट्रॉन की खोज कौन किया था, पॉजिट्रॉन की खोज किया था एडल्सन। कौन किया था, एग्जाम में पूछता है ये सब क्वेश्चन। सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना आप इंपॉर्टेंट नहीं समझ सकते उतना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए रिक्वेस्ट है मेरे भाई बहन जो देख रहे हैं, बस बढ़िया से पढ़िए, नोट्स करते जाइए। इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति क्या है, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के अपचयन या अवकरण। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन का भार के 1840 गुना होता है, याद रखना है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड किए थे। परमाणु के नाभिक खोज किसने किया था, रदरफोर्ड किया था। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता है। जिसके परमाणु क्रमांक परंतु भार भिन्न हो, जिसके परमाणु क्रमांक समान परंतु भार भिन्न हो उसको समस्थानिक कहते हैं। और जिसका भार समान होगा उसको समभारिक कहेगा। जिसका भार समान होगा और परमाणु क्रमांक भिन्न होगा उसको समभारिक कहते हैं। जिसका भार और समान होगा उसको समस्थानिक कहते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग 18 है। आवर्त सारणी वर्ग कितना है, तो वर्ग 18 है और आवर्त 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी कौन दिया था, न्यूटन दिया था। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। नॉन स्टील बर्तन किसका बना होता है, टेफ्लॉन का बना होता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। ये सभी एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है, पूछा जाता है। खनिज एवं अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि धातु कर्म कहलाता है। क्या कहलाता है, धातु कर्म। 100 क्वेश्चन करवाएंगे, एक मतलब कि 100 क्वेश्चन, ये 300 तक हम करवाएंगे आज। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा। तो 10-15 क्वेश्चन बचा है मेरे भाई, जो भी देख रहे हैं एकदम देखिए। 100% आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बर्तन में कड़े के लिए उपयोग किया जाता है अमोनिया क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण, और पटाखा में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। और लाल चटक रंग होता है किसके कारण, स्ट्रॉसियन के कारण, एसआर के कारण, यानी कि स्ट्रॉसियन के कारण लाल रंग होता है। और पटाखा में हरा रंग किसके कारण होता है, बेरियम के कारण। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। नोबल गैस हीलियम को कहा जाता है। सर्वाधिक हल्की हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन सबसे हल्का गैस होता है, लेकिन ये तुरंत प्रतिक्रिया कर लेता है, इसीलिए बैलून में टायर में हाइड्रोजन को छोड़ के हीलियम गैस भरा रहता है। सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होता है। तो देखिए उसमें 4-5 क्वेश्चन और बचा है, देख लीजिए। सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, हीरा होता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्था यानी कि जिसको पीट करके चादर बनाया जा सकता है, कौन होता है, स्टील होता है। यानी कि प्रत्यास्था मतलब समझ सकते हैं, जिसको हम खींच सकते हैं,
उसको प्रत्यास्था कहते हैं। रबर कह देगा, रबर और स्टील में सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ कौन है? स्टील है, क्योंकि स्टील को जितना हो सकता है पीट के उसको खींच सकते हैं, लेकिन रबर उतना नहीं खींचा सकता है। जो खिंचाएगा उसको प्रत्यास्थ कहते हैं। प्रत्यास्थ का यही परिभाषा है कि जिसको हम खींच सकते हैं उसको प्रत्यास्था कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रत्यास्था कौन होता है? स्टील होता है। एग्जाम्पल में यदि आपको क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से सबसे ज़्यादा प्रत्यास्था क्या है, तो स्टील यदि ऑप्शन रहेगा तो स्टील ही होगा, उसके बाद रबर होगा। ठीक है। गुब्बारों तथा वायुयान में हीलियम गैस भरा जाता है। अश्रु गैस किसे कहते हैं? N2O को। अश्रु गैस किसे कहते हैं? क्लोरो एसेटोफेनॉन। N2O को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, हंसाने वाला गैस कहते हैं N2O को। N2O नहीं होगा। अश्रु गैस कहते हैं क्लोरो एसेटोफेनॉन को। और N2O किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस को N2O कहते हैं, हंसाने वाली गैस को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या करते हैं? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को उसमें घोलते हैं। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट को उसमें घोल देते हैं। चलिए इतना ही। जो भी भाई देखें उनको धन्यवाद। धन्यवाद आपको इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि आप यदि इस पूरा वीडियो को देखें तो आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई, हम रोज़ कोशिश करते हैं, टाइम नहीं होने के कारण रोज़ कोशिश करते हैं 2-4 वीडियो, कम से कम एक वीडियो आपके लिए 100 क्वेश्चन का बना दे, ताकि मेरे भाई का जब तक एग्जाम होगा तब तक तैयारी एक अच्छा लेवल का हो जाएगा। हमें जितना होगा, हम नोट्स तैयार कर रहे हैं, सभी आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि देखिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, और सभी भाई के जो आपके कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सभी के पास इस वीडियो को फैला दीजिए। इतना ही। जय हिंद।